अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और साथ में अनाटमी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस जो है, ये दो टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करेंगे। ये शुरू के 2-3 लेक्चर्स जो है ना, ये थोड़े से लंबे हैं। इसके बाद जितने भी लेक्चर्स आगे आएंगे वो छोटे छोटे ही होंगे, लाइक 10 या 15 मिनट का ही होगा। तो ये शुरू के 1-2 लेक्चर्स जो है ना, ये थोड़े से लंबे हैं ताकि इनमें थोड़े कंसेप्ट ज़्यादा डिटेल के अंदर है और वैसे भी टॉपिक्स थोड़े से बड़े हैं, ताकि एक दफ़ा आपकी बेस बन जाए। उससे आगे फिर इतने खास टॉपिक्स या इतने लंबे टॉपिक्स नहीं है। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इस चीज़ को डिफाइन करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टास्क होंगे वो कैसे डिवाइडेड होंगे, वो टास्क आपस में कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, उनको सुपरवाइज कैसे किया जाएगा, ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए हम अपने टास्क को कैसे डिवाइड, कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करते हैं। 3 चीज़ें हैं कि टास्क कैसे डिवाइड होंगे, कोऑर्डिनेट कैसे होंगे और फिर उनको सुपरवाइज कैसे करेंगे। ये 3 चीज़ों की जो डेफिनेशन है, ये क्या है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। और ये 3 चीज़ें हम क्यों करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए करते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ना, उससे हमें 3 चीज़ें पता चलती हैं कि जो एम्प्लॉई हैं, जो काम करेंगे, वो रिपोर्ट किसको करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, और जो काम है वो डिवाइड और कोऑर्डिनेट कैसे होगा। फिर उसके बाद है हमारे पास कुछ लीगल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो लीगली लॉ के अंदर जो है ना, उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं। अब किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर जो लॉ होता है ना, वो रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल्स को एज एंटिटीज। ऐसी एंटिटीज जो इस केपेबल होती हैं कि उन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके किसी भी जो है ना अपने एक्शन की, ताकि फिर बाद में उनको जो है वो अकाउंटेबल ठहराया जा सके। और ये सारे काम जो है वो हम कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए, लॉ सूट्स के ज़रिए या फिर क्रिमिनल लॉ के ज़रिए जो है ना वो करते हैं। यानी कोई भी सोसाइटी जो है ना, उसके अंदर जितने भी फ़र्द होते हैं, वो उस फ़र्द को एक ऐसी एंटिटी जो है ना वो समझती है जो अपनी किसी भी एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी ले सके। और ये सारा काम हम फ़र्द से कैसे लेते हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई, या फिर कोई लॉ सूट होता है हमारा, या फिर कोई क्रिमिनल लॉ होगा। अब जो हमारे पास जो है ना स्मॉलेस्ट स्केल के बिजनेस है ना, उनके अलावा, यानी जो स्मॉलेस्ट स्केल के ऊपर बिजनेस है वो क्या है, वो हमारे पास मोस्टली जो है ना उसके अंदर एंटिटी क्या होगी, हमारा ह्यूमन होगा। लेकिन जो स्मॉलेस्ट स्केल से बड़े बिजनेस है, हम उन बड़े बिजनेस को क्या करते हैं, एक उनको भी हम एक जो है ना स्पेशल एंटिटी या आइडेंटिटी जो है ना वो कंसिडर कर सकते हैं। एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी या फिर एंटिटी जो है ना, उनको हम कंसिडर कर सकते हैं थ्रू इनकॉर्पोरेशन। अब ये इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। इस बेस के ऊपर कि हमारे पास एक ह्यूमन होता है और फिर हमारे पास जो है ना वो बिजनेसेस जो है ना, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, एक लीगल या सेपरेट एंटिटी जो है ना हम वो या आइडेंटिटी जो है वो बना सकते हैं। इस बेस के ऊपर जो है ना हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस की जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स होंगी। ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली क्या होते हैं, वो बिजनेसेस ही होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है सोलो ट्रेडर। अब जो सोलो ट्रेडर है ना, ये अनइनकॉर्पोरेटेड है। अब ये अनइनकॉर्पोरेटेड कैसे है, इसमें हमारे पास जो इंडिविजुअल होगा ना, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल जो बिजनेस को रन कर रहा है, सारा का सारा जो बिजनेस है वो उसके नाम पे ही होगा। और इसका लीगल स्टेटस क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड है। यानी ये हमारे पास कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है। ये हमारे पास क्या है, ये एक इंडिविजुअल है जो खुद ही एक एंटिटी है, वो अलग से कोई ये एंटिटी नहीं बना। अब ये अनइनकॉर्पोरेटेड होने से होगा क्या, कि जितनी भी लाइबिलिटी है ना, यानी जो अकाउंटेबिलिटी है, अगर कोई कंपनी के ऊपर डेट है या फिर कोई इस तरह की कोई भी चीज है जो कंपनी ने जो है वो बाद में किसी बैंक को या फिर किसी इंडिविजुअल को देने हैं, वो सारी की सारी जो है ना वो इस एक इंडिविजुअल के ऊपर जो है ना वो लाई करेगी। यानी ये इंडिविजुअल कंपनी के जितने भी डेट्स वगैरह या जितनी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उन चीजों के लिए क्या होगा, ये अकाउंटेबल होगा। तो इसलिए ये क्या है, ये अनइनकॉर्पोरेटेड है। यानी ये कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं बनेगी। ये जो सिंगल बिजनेस होगा, इसमें जो हमारे पास ऑलरेडी एंटिटी है एक, जो कि एक ह्यूमन है, वो ही सारा का सारा जो है ना इसके लिए लायबल होगा हर एक चीज के लिए। फिर उसके बाद है हमारे पास पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स हो जाते हैं, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं जो बिजनेस को कैरी करते हैं विद इन अ व्यू प्रॉफिट।
प्रॉफिट बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा फर्द जो है वो मिलके बिजनेस करते हैं। अब ये भी हमारे पास जो है ना ये इनकॉर्पोरेटेड है, यानी इसमें भी क्या होगा कि हमारे पास जो भी बिजनेस की लाइबिलिटीज होंगी ना, वो ये जो जितने भी फर्द है दो या दो से ज्यादा इनको जो है ना वो पर्सनली जो है ना वो सब कुछ देना पड़ेगा। और इस इन लाइबिलिटीज के लिए अंदर जो है ना, यानी जो इनकॉर्पोरेटेड हमारे पास लाइबिलिटीज है ना, इसके अंदर क्या होगा कि जो ये जो फर्द है ना, जो चाहे वो सिंगल है या फिर वो पार्टनर है, इनकी जो पर्सनल चीजें हैं ना, लाइक इनका घर जो है या ये जो बाकी चीजें जो ये एक्चुअल में ओन करते हैं, पर्सनली ओन करते हैं, तो हो सकता है कि वो भी बेच के इनको देनी पड़ जाए, तो वो भी लाइबिलिटीज के अंदर सारी शामिल आ जाएगी। फिर उसके बाद है हमारे पास इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। अब ये इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज ऐसी होती है जिनको एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मान लिया जाता है। अब इसमें एक तो वो जो बंदा बिजनेस कर रहा है, एक तो लीगल आइडेंटिटी वो होगा, और एक इटसेल्फ ये जो बिजनेस है ये एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाएगी। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब भी कोई कंपनी के डेट वगैरह होंगे, हो सकता है कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, उसके पास कोई मजीद फंड्स वगैरह नहीं है, तो वो जो पर्सन इसको रन कर रहा था ना, वो कंप्लीटली लायबल नहीं होगा, यानी उसकी हर एक चीज उससे नहीं ली जाएगी, उसकी जो पर्सनल चीजें हैं उनको हो सकता है टच ना किया जाए। तो वो एक उसके ऊपर ना एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं आती, बल्कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी आती है। अब इसके इनकॉर्पोरेशन की ये जो मेथड्स हैं, इसमें ये रॉयल चार्टर है, क्योंकि ये जो जिससे ये मैंने मटेरियल लिया वो यूके का रहने वाला है, तो वहां पे आपको पता है कि मोनार्की थी। तो रॉयल चार्टर हो सकता है कि जो रॉयल फैमिली है उसकी तरफ से एक चार्टर दिया जाए कि जी ये फलां कंपनी जो है ना ये एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। सेकंड परमिशन है हमें वो पार्लियामेंट से मिल सकती है, और इसमें मोस्टली जो हमारी कंपनी की टाइप होगी ना वो एक लिमिटेड कंपनी होगी, यानी इसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कभी भी नहीं आती। अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो तो फिर हमारे पास जो ऊपर अन इनकॉर्पोरेटेड मेथड है उनके अंदर आ रहे हैं, तो मोस्टली इसके अंदर जो हमारे पास कंपनी होगी वो एक लिमिटेड कंपनी। फिर उसके बाद हमारे पास आ रही है टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर हमारे पास सबसे पहले है पब्लिक ऑफरिंग। अब पब्लिक ऑफरिंग के लिहाज से हमारे पास यहाँ तो पब्लिक कंपनी होगी, तो हम गवर्नमेंट कंपनी भी बोलते हैं या सरकारी। फिर उसके बाद यहाँ फिर हमारे पास जो है ना वो प्राइवेट हो सकती है। अब प्राइवेट और पब्लिक इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा कि जब हम कंपनी का जो नाम है ना उसको एंड करेंगे ना, तो अगर तो वो पब्लिक है तो उसके नाम के एंड के ऊपर आ जाएगा पीएलसी, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और अगर वो प्राइवेट है तो उसके एंड के ऊपर आ जाएगा पीवीटी, और पीवीटी के आगे एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा। अक्सर आपने देखा भी होगा कुछ कंपनीज के आगे पीवीटी डॉट एलटीडी डॉट लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसके बाद है लाइबिलिटी के लिहाज से। अब अगर तो हमारी कंपनी में जो इंडिविजुअल उसको रन कर रहा है ना, वो कंप्लीटली लायबल है, यानी उसकी पर्सनल चीजें भी जो है ना वो लायबल होंगी इन केस ऑफ डेट या डिफॉल्ट, तो उस केस में उस कंपनी को हम अनलिमिटेड कंपनी बोलेंगे। और अगर वो लिमिटेड कंपनी है, यानी वो जो पर्सन उसको रन कर रहा है उसकी पर्सनल चीजें या वो कंप्लीटली लायबल नहीं है, तो फिर वो हमारे पास कंपनी कौन सी होगी? वो लिमिटेड कंपनी होगी। अब ये लिमिटेड जो है ना वो दो केसेस में हो सकती है। या तो हम उसके शेयर्स को लायबल बनाते हैं, या फिर कोई उससे हम एक फिक्स्ड अमाउंट की गारंटी ले लेते हैं। अब शेयर जो है, क्योंकि ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, शेयर्स की प्राइस जो है वो डिटरमिन करती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बाय शेयर्स भी हो सकती है, इसमें फिक्स नहीं होगी, और बाय गारंटी भी हो सकती है, इसमें फिक्स अमाउंट होती है। फिर उसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनरशिप और मेंबरशिप। अब अक्सर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके शेयर्स होते हैं। अब शेयर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज कर लें अगर एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं और मेरे पास उस कंपनी के 10 शेयर्स हैं, तो मैं उस कंपनी की 10% ओनरशिप रखता हूँ। और इन शेयर्स को हम जो है ना वो खरीद भी सकते हैं या बेच भी सकते हैं, और इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी अप्लाई होते हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस में आप ये सपोज कर लो कि अगर मैंने कंपनी ने जो है ना वो शेयर जो है उसकी प्राइस रखी है कि एक शेयर की प्राइस है 5 लाख रुपए, तो हम वो जो कंपनी की सेटल्ड प्राइस है ना उससे नीचे नहीं उनको डिस्काउंट करके नहीं बेच सकती कंपनी भी, या कोई दूसरा फर्म भी उनको डिस्काउंट करके नहीं बेच सकता। वो जो मिनिमम सेटल्ड प्राइस है उसी पे उसको जो है ना वो बेचना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेंबरशिप के लिहाज से जो शेयर होल्डर्स हैं वो मेंबर्स होते हैं। अब ये जो मेंबर्स हैं ये कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई भी ये एक कंपनी हो सकती है। शेयर होल्डर या जो मेंबर है उसी के पास ही जो है ना ओनरशिप होती है, जितने परसेंट उसके पास शेयर होंगे उतने परसेंट उसके पास जो है ना वो ओनरशिप होगी। अब कुछ कंपनीज जो है ना उनके अंदर एक सिंगल मेंबर भी हो सकता है, यानी अब बाज दफा क्या होता है कि आदमी अपने नाम पे शेयर खरीदने की बजाय वो एक कंपनी एस्टेब्लिश करता है और उसका वो सिंगल मेंबर होता है, और फिर उस कंपनी के नाम से जो है ना वो शेयर्स खरीद लेता है। उसके अपने नाम पे कुछ भी नहीं होता, और वो एक
अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी भी बना लेता है और इस अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी के ज़रिए क्या कर लेता है, शेयर्स खरीद लेता है, ताकि खुद वो किसी किस्म के भी जो लॉसेस वगैरह हैं उनसे बच जाए इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट और डेट। फिर उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। अब किसी भी कंपनी का ज़ाहिर सी बात अपने कुछ उसके रूल्स रेगुलेशंस या उसका जो आइन है वो होता है और अमूमन ये रिटन होता है। और इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो मेमोरेंडम होता है एसोसिएशन का, और मेमोरेंडम के अंदर क्या होता है कि वो जो कंपनी जो है ना वो अपने एक्सटर्नल रिलेशन दूसरी कंपनीज के साथ जो है ना वो कैसे करेगी। फिर उसके बाद हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, ये उसकी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होते हैं। और फिर उसके बाद उसके शेयर होल्डर के एग्रीमेंट्स भी होते हैं, ये ऑप्शनल हो सकता है। ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बुक के अंदर दिया हुआ था तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद कंपनीज के अंदर ना कुछ डायरेक्टर्स होते हैं और सेक्रेटरीज भी होते हैं। अब जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, आपने अमूमन सुना होगा कि फलां कंपनी का जो है ना वो डायरेक्टर जो है उसको उन्होंने हटा दिया, उसके सीईओ को उन्होंने हटा दिया। तो वो कैसे होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स जो है वो वोटिंग के जरिए अपनी कंपनी का कोई एक डायरेक्टर या सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना वो चूज करते हैं कि हमारी कंपनी को कौन बंदा जो है ना वो लीड करेगा। अब ये जो हमारे पास डायरेक्टर है ना, ये एग्जेक्टिव भी हो सकता है और नॉन एग्जेक्टिव भी हो सकता है। एग्जेक्टिव अगर होगा तो फिर उस केस में जो जितनी भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या फिर जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर वो एक्टिवली रोल प्ले करेगा। और अगर वो नॉन एग्जेक्टिव होगा तो फिर बस जो है ना वो बस फॉर्मेलिटी का ही होगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो सदर साहब है उनका काम कुछ नहीं होता, बस फॉर्मेलिटी के नॉन एग्जेक्टिव उनकी एक जो है ना वो है प्लेस। जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सारी पीएम के पास है। पीएम जो है ना वो एग्जेक्टिव है किस्म हमारा, क्योंकि सारी डिसीजन मेकिंग उसके पास है और जो प्रेसिडेंट है वो बस ब्राय नाम है। तो ये रोल भी इसके अंदर हो सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास कुछ की एलिमेंट्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के होंगे। अब हम आते हैं अपने बेसिक जो एक्चुअल टॉपिक हमारा है। अब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर हायरार्की होती है, यानी हमारे पास कितने लेवल्स होंगे। अब लेवल से मुराद ये कि जो सबसे टॉप पे लेवल होगा वहां पे हमारे पास कोई सीईओ होगा, सीईओ से नीचे फिर हमारे पास कोई मैनेजर्स आ जाएंगे, फिर उन मैनेजर से नीचे हमारे पास क्या आ जाएंगे, एम्प्लॉयज आ जाएंगे। तो हमारे पास हायरार्की होती है। और फिर इस हायरार्की को वो क्या बोल रहे हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है टॉप से बॉटम। अब ये जो हायरार्की है हमारे पास, ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा जो है ना वो वर्टिकल हो, यानी जो है ना हमारे पास लेवल्स, नंबर ऑफ लेवल्स जो है वो ज्यादा हो। या फिर हो सकता है कि हमारे पास ये बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल हो, नंबर ऑफ मैनेजर्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अंडर मैनेजर जो है ना वो हमारे पास बहुत ज्यादा हो। तो ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है इसकी हायरार्की। फिर उसके बाद है डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसमें हमारे पास जो काम है ना वो कैसे इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है ना वो बांटा जाता है। यानी एक काम जो है ना, जाहिर सी बात है उसमें सिर्फ एक किस्म की स्पेशलिटी या फिर एक किस्म का काम नहीं होगा। उसके अंदर हमें ढेर सारे डिपार्टमेंट्स जो है ना वो मिलके काम करते हैं। एचआर डिपार्टमेंट होगा, फलान डिपार्टमेंट है, तो वो सारे डिपार्टमेंट जो है ना उसको मिलके जो है ना एक काम को जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो उसको कैसे उनके बीच में जो है ना वो डिवाइड किया जाएगा, ये डिवीजन ऑफ लेबर से देखा जाएगा। फिर उसके बाद है स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक सिंगल सुपरवाइजर जो है ना वो कितने एम्प्लॉयज को जो है वो मैनेज कर रहे हैं, तो ये होगा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है। फिर उसके बाद है सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन ये है कि जो टॉप लेवल के ऊपर मैनेजमेंट है ना उसके पास कितनी डिसीजन मेकिंग है, और लोअर लेवल के ऊपर जो है ना वो कितनी इंडिपेंडेंसी है, तो वो टॉप लेवल की जो हमारे पास लीडरशिप है उसको स्किप करके वो खुद कोई डिसीजन ले। तो ये चीज क्या होगी, हमारे पास सेंट्रलाइजेशन होगी। फिर उसके बाद है फार्मलाइजेशन। अब फार्मलाइजेशन ये है कि कंपनी के जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं या फिर जो रोल्स हैं वो सारे किस हद तक जो है ना वो रिटर्न है। तो जितना कंपनी जो है ना वो ज्यादा इन चीजों को जो है वो रिटर्न रखेगी उतनी वो ज्यादा फॉर्मल होगी। फिर उसके बाद है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब इसमें यह है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे की गई है। लाइक मतलब कुछ एम्प्लॉयज जो है वो एचआर डिपार्टमेंट का पार्ट होंगे, कुछ एम्प्लॉयज जो है हमारे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पार्ट होंगे, कुछ जो है वो ऑपरेशनल के होंगे। तो इस तरह जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर हम एम्प्लॉयज को कैसे ग्रुप कर रहे हैं, ये हम सारी चीजें देखेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर। अब जो ऊपर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, ये ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना यही चीजें होती है। बस उनके अंदर फिर डिफरेंशिएट हो सकता है कि किसके अंदर हायरार्की ज्यादा वर्टिकल है, किसके अंदर जो है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो ज्यादा है, किसके अंदर सेंट्रलाइजेशन ज्यादा है। सेंट्रलाइजेशन अगर ज्यादा नहीं है तो इट मीन्स के डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ये तो होगी कि हर एक इंडिविजुअल कंपनी के अंदर होंगी। अब आगे है टाइप्स। अब कुछ कंपनीज का जो स्ट्रक्चर है ना वो फंक्शनल हो सकता है, कि यानी उसके अंदर हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा की हुई होगी, बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स हमने बनाए होंगे। फिर उसके बाद कुछ कंपनीज का जो स्ट्रक्चर है ना वो डिविजनल हो सकता है, यानी हमने
प्रोडक्ट सर्विस या जियोग्राफी के लिहाज से जो कंपनी का स्ट्रक्चर है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। कुछ कंपनीज के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो मैट्रिक्स होगा। अब जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि जो एम्प्लॉई है वो एक तो फंक्शनल यानी जो उसका डिपार्टमेंट है उसके मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा, फिर वो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जो उसका मैनेजर है उन दोनों को रिपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद है फ्लैट स्ट्रक्चर। अब फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास फ्यू या बहुत कम लेवल्स होते हैं मिडिल मैनेजमेंट के, यानी इसमें हमारे पास जो स्पैन है वो हॉरिजॉन्टल ज्यादा होता है, हायरार्की जो है वो वर्टिकली जो है ना वो कम ग्रो करती है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है वो इसके अंदर ज्यादा होगी। फिर उसके बाद हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो सकता है, इसमें क्लियर चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगी, इसमें हमारे पास जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा ग्रो करता है। फिर उसके बाद टीम बेस हो सकता है, ये हमारे पास ऑर्गेनाइज होती है कि जो प्रोजेक्ट टीम है ना वो कितनी कोलैबोरेटिव होगी। तो एक जो स्पेसिफिक पर्सन जो कोलैबोरेटिव है आपस में या किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे उनको हम जो है ना उनका उनके लिए एक अलहदा से जो है ना आप समझ लो कि डिपार्टमेंट या फिर उनके लिए सारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको वो दिए जाएंगे, और जो दूसरे प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं उनको टोटली हम जो है ना वो अलग रखेंगे। तो टीम बेस्ड स्ट्रक्चर भी हो सकता है बाकी चीजों को छोड़ के। अब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर बनाने से हमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि कौन कौन से रोल्स होंगे, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। फिर उसके अलावा इसमें कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, हमारे पास एफिशिएंसी आएगी, एजिलिटी आएगी और डिसीजन मेकिंग के अंदर स्पीड इंक्रीज होगी, और जो गोल अलाइनमेंट और अकाउंटेबिलिटी है वो भी हो जाएगी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है हमें ये भी बताता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी अडॉप्ट कर सकती है किसी भी एक चेंज को। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक होगा, फ्लेक्सिबल होगा, जिसमें हम जो है ना वो इजीली चीजों को चेंजेस को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोई भी एक जॉब या पर्टिकुलर वर्क है उसको कौन से फैक्टर्स जो है ना इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को। सबसे पहले तो ये है कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स है वो सबसे पहले जो परफॉर्मेंस है उसको इन्फ्लुएंस करती है। अगर हमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है तो हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद ये है कि जो इंडिविजुअल की एबिलिटी है कि वो किस कैपेसिटी कितनी है किसी एक वर्क को करने की, तो वो भी उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। फिर उसके बाद ये क्वालिटी ऑफ जॉब फैसिलिटीज। अब जो वर्कर है उसको ड्यूरिंग जॉब कितना ज्यादा जो है ना वो फैसिलिटेट किया जाता है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी ज्यादा जो है ना फिर आपको आउटपुट देता है। फिर उसके बाद है हमारे पास मोटिवेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि वो बंदा खुद काम करना चाहता भी है या नहीं, हो सकता है ये ऊपर वाली सारी चीजें जो है ना वो क्लियर हो, बंदा एबल भी हो, उसको फैसिलिटीज भी अच्छी दी गई हो, उसको रिक्वायरमेंट्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी हो, लेकिन उसका काम करने पे दिल ही नहीं है, फिर वो कैसे काम होगा। फिर उसके बाद ये कोलीग्स का एटीट्यूड, जो आपके आस पास के बाकी वर्कर्स हैं अगर उनका रवैया आपके साथ अच्छा है तो हो सकता है आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आए उससे और आप अच्छा काम करो। अगर उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो बुली बिहेवियर है या फिर रूड है बहुत ज्यादा, या फिर आपको वो ग्रो नहीं करना देना चाह रहे, तो हो सकता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से कम हो जाए। आगे जो है ना एक केस स्टडी दिया गया हमें, इसमें एक सॉफ्टवेयर टीम कैसे डीमोटिवेट हो जाती है वो कुछ चीजें दी गई। एम्बिगुअस स्पेसिफिकेशन है यानी जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पुअर रोल असाइनमेंट है यानी जिस बंदे को जो काम दिया गया वो काम वो अच्छे से कर ही नहीं सकता, यानी एबिलिटी, जो एबल पर्सन है उसको उसका वो काम नहीं दिया गया, उसको कोई और काम दे दिया गया। फिर उसके बाद है इनएडिक्वेट रिसोर्स। अब फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड की जा रही हैं उनमें से जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना वो अच्छे से एलोकेट नहीं किए जा रहे। तो हो सकता है कि हमारे पास जो है ना एक प्रोजेक्ट के लिए 20 बंदों की जरूरत है, वहां पे सिर्फ 15 बंदे जो है ना वो उनको एलोकेट किए गए हैं, या फिर जो उनको सिस्टम दिया गया है जिसपे उन्होंने वो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है वो फॉल्टी है, उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद ये है कि अनसुइटेबल इन्वायरमेंट, यानी जिस इन्वायरमेंट के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना वो उनके लिए सुइटेबल ही नहीं। हो सकता है कि वो रिक्वायर्ड हो ऐसा इन्वायरमेंट जो बहुत ज्यादा काम हो, लेकिन वहां पे जहाँ पे उनको वो इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड किया गया वहां पे बहुत ज्यादा शोर है, तो ये भी हो सकता है। मोरल उनका लो हो, यानी उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है कि वो काम करना चाह रहे हैं। लैक ऑफ पर्पस है, जो भी प्रोजेक्ट के गोल्स हैं उनके अंदर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर टीम को डीमोटिवेट कर सकती हैं। अब इससे हमने बचना कैसे है, या फिर हमारे की मोटिवेटर्स कौन से होंगे जिससे हम जो है ना अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। सेल्फ स्टीम होनी चाहिए सबसे पहले तो ये, यानी जो मीनिंगफुल वर्क है और जो क्वालिटी वर्क है हमने वही करना है, हमें हमें हमारे अंदर ये सेल्फ स्टीम होनी चाहिए। स्टीम ऑफ अदर्स, जो दूसरे हैं जो को वर्कर्स हैं या जो कोलीग्स हैं
उनकी तरफ से हमें जो है ना एप्रिसिएशन या रिकॉग्निशन जो है ना वो मिलनी चाहिए सुपरवाइजर से या फिर जो बाकी कस्टमर्स हैं। सोशल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, सेंस ऑफ ग्रुप बिलोंगिंग होनी चाहिए, यानी जो कोलीग्स वगैरह उनके साथ आपको मेल जोल आपका उनसे अच्छा होना चाहिए। सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी आपकी जो जॉब है उसमें स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस होना चाहिए पोजीशन के अंदर कि आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हो अच्छी पोजीशन है, सैलरी वगैरह ठीक है, इस तरह की चीज़ें। फाइनेंशियल रिवार्ड्स मिलने चाहिए, सैलरीज वगैरह तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन उसके अलावा भी फाइनेंशियल रिवार्ड्स जो है वो आपको मिलने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मोटिवेट कर सकती हैं। उसके अलावा जो मैनेजर है, मैनेजर जो है उसके एक्शंस भी जो है ना वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली है क्या? ये क्रिटिकल मैनेजमेंट एक्टिविटी है जिसको डिजाइन इसलिए किया जाता है ताकि हम स्टाफ की जो इफेक्टिवनेस है उसको इवेल्युएट करें और फिर जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आए। अब ये जो हमारे पास इसकी जो मैनेजमेंट एक्टिविटी है ना वो उसकी जो फाउंडेशन है ना वो क्या है? वो फाउंडेशन है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को हम एमबीओ भी बोलते हैं। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास ये क्या होता है? ये हमारे पास एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन का एक मेथड है जिसमें हम किसी भी जो इंडिविजुअल है ना उसका जो वर्क है उसको हम प्रीवियसली एग्रीड ऑब्जेक्टिव की बेस के ऊपर जो है ना उसको हम जज करते हैं और फिर उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। कोई भी एक इंडिविजुअल है जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं और फिर जब वो उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर लेता है उसके लिहाज से जो है ना उसको इवेल्युएट करते हैं कि उसने कैसे उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और फिर उस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो है ना उसको कोई नए गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं ताकि उनके ऊपर वो आगे काम करे। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं। जो मैनेजर होता है उसके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो कलेक्टिवली बैठते हैं, यानी जो उसके वर्कर्स हैं वो रियलिस्टिक, अचीवेबल और डिजायरेबल ऐसे जो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं जो रियलिस्टिक भी हो यानी रियल हो। ऐसे ना हो कि कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया जाए जो वर्कर अचीव ही नहीं कर सकता। रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल हो और डिजायरेबल हो, यानी जो हम जिस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए वो डिजायरेबल हो। उसको उस गोल को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से उस प्रोजेक्ट में हमें फायदा हो। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव जो है ना हमने रखना है। फिर उसके बाद है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। फिर एक हम पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, 1 महीने का टाइम, 2 का, 3 का या 6 का अमूमन होता है। और एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम जो है ना उस एम्प्लॉय को बुलाएं और जो उसको हमने ऑब्जेक्टिव्स दिए थे उससे पूछें क्या उसने वो अचीव किए हैं और फिर उसने जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं उसकी बेस के ऊपर जो है ना उसकी परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन की जाए और इस परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन की बेस के ऊपर फिर उसे नए ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएं। फिर उसके बाद है सब ऑप्टिमाइजेशन। अब सब ऑप्टिमाइजेशन जो है ना ये हमारे पास बेसिकली एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सपोज कर लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास हम किसी एक पर्टिकुलर जो है ना उसके एस्पेक्ट को हम इम्प्रूव करते हैं, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के चक्कर में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का बाकी सारा सिस्टम है ना वो खराब हो जाता है। अब अगर हमारे पास ऐसा काम होगा ना तो ये हमारे पास क्या होगी? ये एक सब ऑप्टिमाइजेशन होगी। अब सब ऑप्टिमाइजेशन कब अकर होती है? व्हेन परस्यूट ऑफ ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। हम अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इन अ स्पेसिफिक यूनिट और डिवीजन, ऑर्गेनाइजेशन के किसी स्पेसिफिक डिवीजन या यूनिट के अंदर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं और वो लीड करती है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक यूनिट या डिवीजन के अंदर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के चक्कर में होते हैं और ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारे पास है ना परफॉर्मेंस वो नेगेटिव हो जाती है। अब इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है। उस सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो है ना हमारे पास जो टर्नओवर आ रहा था यानी जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा था ना वो 1% आ रहा था। अब कंपनी ने क्या किया? उसने मैनेजर को एक टास्क दिया, नया मैनेजर उन्होंने एक हायर किया, उसको टास्क दिया कि उसने जो है ना वो 10% जो है ना वो प्रॉफिट जो है वो अचीव करना है। अब ये उसने ना सिर्फ कंपनी ने उसको सिर्फ इतना बोल दिया कि उसने 10% प्रॉफिट जो है वो अचीव करना है 1 साल के अंदर। अब उसने क्या किया? 10% प्रॉफिट अचीव करने के लिए जो है ना उसने क्या किया कि बजाय प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के उसने कास्ट को जो है ना वो कम करने का सोचा कि मैं कास्ट को कम करता हूँ तो कास्ट के कम होने से क्या होगा कि जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इस चक्कर में उसने क्या किया? उसने कंपनी में से जो है ना कुछ एम्प्लॉयज को जो है उसने छुट्टी करवा दी, उनको निकाल दिया। उसके अलावा उसने कुछ जो एम्प्लॉयज रिमेनिंग थे उनकी सैलरी जो है वो डिक्रीज कर दी और ये काम करके उसने जो है ना वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहा। लेकिन इससे हुआ क्या? उल्टा उल्टा इससे ये हुआ कि जो हमारे पास कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी थी वही नेगेटिव हो गई
और हमारे पास बजाय जो वो 1% प्रॉफिट मिल रहा था वो भी नहीं मिला। अब उसने किया क्या है, उसने एचआर डिपार्टमेंट के साथ छेड़छाड़ की, उसने कुछ लोगों को निकाला, कुछ की सैलरीज जो है ना वो बीच में से खा गया, और ये करके उसने प्रॉफिट बनाना चाहा, लेकिन उल्टा हुआ क्या, मजीद नुकसान हो गया। फिर दूसरी एग्जांपल ये हमारे पास कि हमारे पास जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसका नाम है एक्स वाई जी ग्रुप। अब उसकी हमारे पास जो है ना, आप सपोज कर लो कि दो डिविजन या फिर हमारे पास जो है ना दो ग्रुप है, और गवर्नमेंट जो है ना वो कोई एक प्रोजेक्ट देना चाह रही थी। तो दोनों के बीच में जो है ना वो कंपनी इतनी ज्यादा जो है ना वो डिसेंट्रलाइज थी कि दोनों जो है ना वो इंडिपेंडेंट थी, हम आपस में जो है ना वो डिसीजन मेकिंग के लिए, कि एक दूसरे के ऊपर या फिर जो ऊपर वाली टॉप लीडरशिप है उसके ऊपर वो रिलाय नहीं कर रहे डिसीजन मेकिंग के लिए। अब प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि दोनों कंपनीज ने जो है ना वो अलग-अलग से जो है ना वो कर दिया, बिड कर दिया। अब जब एक ही ग्रुप की दो कंपनीज ने बिड कर दिया ना, तो गवर्नमेंट ने तो जाहिर सी बात है किसी एक कंपनी को ही प्रोजेक्ट देना है। तो एक कंपनी ने जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन रखा 10%, और दूसरी कंपनी ने जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ था 5%। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने ये जो ग्रुप टू था जो जो 5% मार्जिन पे काम कर रहा था, इस कंपनी को जो है ना वो प्रोजेक्ट दे दिया। अब अगर हो सकता है कि सिर्फ ये अकेली एक ही कंपनी जो है ना वो 10% पे देती, या दोनों कंपनीज जो है ना वो 10% पे देती, तो इनको कंपनी को अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि एक अपॉर्चुनिटी जो है ना इनसे लूज हो गई है, जहां पे इनको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था, अब इनको कम प्रॉफिट मिल रहा है। रीजन क्या है कि दोनों कंपनीज ने आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं किया, हालांकि वो एक ही लीडर या एक ही ग्रुप के अंदर जो है ना वो लाई कर रही थी, और बहुत ज्यादा इनमें डिसेंट्रलाइजेशन थी कि अपने डिसीजन मेकिंग जो है ना ये खुद कर रही थी, तो इससे इनमें प्रॉब्लम आ गई। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस। अब सॉफ्टवेयर हाउस हमारे पास क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर हाउस एक ऐसी कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस टू क्लाइंट एंड कस्टमर्स। अब कोई भी जो सॉफ्टवेयर हाउस है, जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को डेवलप करेगा, फिर उनको डिलीवर भी करेगा, और साथ में क्या करेगा, उनको मेंटेन भी करेगा। तो तीन चीजें वो करेगा, डेवलप करेगा, मेंटेन करेगा, और क्या करेगा, डिलीवर करेगा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को। और किन को करेगा, क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को जो है ना वो डिलीवर करेगा। अब ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ये साइज के अंदर या स्पेशलाइजेशन के अंदर जो है ना ये चेंज या डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे के। और उसकी वजह ये है कि इनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वर्क फ्लो होते हैं, और कुछ रोल्स होते हैं। अब ये हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट, वर्क फ्लो और रोल्स, इनकी जो डिफरेंट सेटिंग्स है, ये हमारे पास डिटरमिन करती है कि सॉफ्टवेयर हाउस का साइज क्या होगा, और उसके और वो किस चीज के अंदर जो है ना वो स्पेशलाइज्ड होगा। अब सबसे पहले किसी भी एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो है ना डिपार्टमेंट होगा। अब ये ऊपर नीचे हो सकते हैं कि आप बोलो कि ये तरतीब में नहीं है, तो ये लाजमी नहीं कि कोई एक तरतीब आप रखो। सबसे पहले है इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने क्या करना है, उसने प्लानिंग करनी है, फिर प्लानिंग के बाद उसने उस प्रोजेक्ट के लिए शेड्यूलिंग करनी है, फिर उस रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, और क्लाइंट के साथ जो है ना उसने कम्युनिकेशन करना है। तो ये सारा काम क्या है, ये मैनेजमेंट का काम है किसी भी एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसने क्या करना है, उसने कोड लिखना है, टेस्टिंग फीचर्स जो है ना उसने वो बनाने हैं। उसके अलावा उसने क्या करना है, जो रिक्वायरमेंट्स उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने प्लानिंग के केस में हमने जो है ना जो रिक्वायरमेंट्स हमने ली होंगी उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करवाना है। फिर है हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या करेगा कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने सॉफ्टवेयर बनाया उसको उसने टेस्ट करना है, बग्स के लिए, यूजेबिलिटी के लिए, और परफॉर्मेंस इशू के लिए। तो इन चीजों के लिए टेस्टिंग कौन करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस। फिर उसके बाद है यूआई यूएक्स डिजाइन। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें हम यूजर इंटरफेसेस को डिजाइन करेंगे इस डिपार्टमेंट की तरफ से, और ऐसे यूजर इंटरफेस होंगे जिनमें जो यूजर एक्सपीरियंस है वो ऑप्टिमाइज हो। फिर उसके बाद है हमारे पास डेवऑप्स या आईटी सपोर्ट। अब डेवऑप्स का क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आईटी ऑपरेशंस। अब ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आईटी ऑपरेशंस है, ये हम बेसिकली करते हैं स्पीड को इंक्रीज करने के लिए अपने ओवरऑल जो है ना वो प्रोसेस की। तो इसमें हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट हो सकती है, सर्वर्स को मेंटेन करते हैं, सिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, ताकि ओवरऑल जो प्रोसेस है वो स्पीड अप रहे। फिर उसके बाद एक डिपार्टमेंट है बिजनेस एनालिसिस का। अब जो बिजनेस एनालिसिस का डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है कि जो क्लाइंट की नीड्स है उनको अंडरस्टैंड करता है, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है ना वो लिख के देता है। फिर उसके बाद है सेल्स और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। अब सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट क्या करेगा कि जो भी क्लाइंट है ना, क्लाइंट से ऑर्डर वगैरह लेने, उसके अलावा ब्रांडिंग करनी है, कहीं पे मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो ये सारे काम जो है ना ये वाला डिपार्टमेंट जो है वो करेगा।
फिर उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जो एचआर डिपार्टमेंट है ये क्या करेगा, ये कंपनी के लिए हायरिंग करेगा, जो नए जो हमारे पास एम्प्लॉय आएंगे उनकी ट्रेनिंग करेगा, उनकी वेलफेयर और उनकी कंपनी के साथ जो कंप्लायंस है, जो कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस है, वो ये सारी चीजें कौन देखेगा, एचआर डिपार्टमेंट देखेगा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट पे है फाइनेंस एंड एडमिन। अब फाइनेंस एंड एडमिन में क्या होगा कि हम बजटिंग करेंगे कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, हम इतने टाइम फ्रेम के अंदर उसको हमने कंप्लीट करना है, कितने रिसोर्सेज वगैरह कितना पैसा लगेगा, तो उसके लिए हम बजटिंग करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, यानी जितना पैसा हमारे पास जो है ना खर्च हो रहा है, सारे पैसे की हम रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे, ऑडिट्स करेंगे, और ऑफिस मैनेजमेंट का सारा काम जो है वो इस डिपार्टमेंट के पास होगा। अब किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर वर्क फ्लो क्या होता है कि क्लाइंट से सबसे पहले इंटरेक्शन होती है, उससे हम जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट से गैदरिंग करने के बाद हम प्लानिंग करते हैं और फिर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम डिजाइनिंग करते हैं। अब डिजाइनिंग करने के बाद फिर हमारे पास कौन सा फेज आ जाता है, डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट फेज के अंदर हम कोड वगैरह अमूमन करते हैं, कोड वगैरह करने के बाद फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद फिर उसको हम डिप्लॉयमेंट करते हैं और उसकी मेंटेनेंस करते हैं। टिपिकल जॉब रोल्स हमारे पास क्या होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर होता है हमारे पास जो यूआई डिजाइन करता है, बैक एंड हमारे पास होता है। फिर उसके बाद फुल स्टैक डेवलपर होता है जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का काम कर सकता है। क्वालिटी एश्योरेंस का इंजीनियर होता है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा एक, और यूआई यूएक्स डिजाइनर होगा हमारे पास एक। उसके अलावा डेव ऑप्स इंजीनियर होगा और एक टेक्निकल राइटर होगा जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो लिखेगा। फिर उसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस है, सॉफ्टवेयर हाउस में सबसे टॉप पे होता है हमारे पास सीईओ। फिर उस सीईओ से नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आएंगे, और उन डिपार्टमेंट्स के अलावा जो है ना हमारे पास एक टेक्निकल डायरेक्टर वो भी होगा। अब इस टेक्निकल जो डायरेक्टर है ना, इस टेक्निकल डायरेक्टर के अंडर जो है ना हमारे पास एक डेवलपमेंट टीम होगी, और साथ में जो है ना क्यूए सिस्टम होगा, और रिमेनिंग जितने भी हैं वो डायरेक्टली जो है ना वो सीईओ के अंडर होंगे। हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो लेवल कितने आ रहे हैं, एक लेवल ये है ये सीईओ का, फिर दूसरे लेवल पे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, और साथ में हमारे पास एक टेक्निकल जो है ना डायरेक्टर आ रहा है, और फिर टेक्निकल डायरेक्टर से नीचे हमारे पास लेवल 3 के ऊपर डेवलपमेंट टीम या टेस्टिंग टीम आ रही है हमारे पास। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर हाउसेज के कुछ एथिकल और प्रोफेशनल जो है ना प्रिंसिपल्स हैं, इनमें सबसे पहले ऑनेस्टी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे सिस्टम जो हम प्रिपेयर करके दे रहे हैं उसके अंदर लिमिटेशंस क्या हैं, बग्स क्या हैं, उसके अलावा जो रियलिस्टिक डेडलाइंस हैं वो हम यूजर्स को बताएं, बल्कि ये ना कह दें कि जी 1 महीने में तैयार हो जाएगा और 6 महीने तक वो तैयार ही नहीं हुआ। तो जो रियलिस्टिक डेडलाइंस हैं वो देनी है। फिर उसके बाद ये है प्राइवेसी। यूजर जितना भी डाटा आपको देगा ना किसी भी एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो सारा का सारा डाटा आपने क्या करना है, वो आपने सिक्योर रखना है, और ये नहीं करना कि उसको आप मिस यूज करो। फिर उसके बाद ये अकाउंटेबिलिटी। अब कोई भी यूजर जो किसी एक पर्टिकुलर जो है ना वो टास्क के ऊपर काम कर रहा है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, चाहे वो कोड एरर से रिलेटेड है या फिर प्रोडक्ट फेलियर से रिलेटेड। फिर उसके बाद है नॉन मेलेफिसेंस। इसमें यह है कि हमने ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं बनाने जिनसे हम जो है ना कोई हार्म जो है ना वो काज हो, यानी मालवेयर टाइप ना हो, बायस्ड एल्गोरिदम ना हो, या ऐसे सॉफ्टवेयर ना हो जिनके अंदर बैकडोर। फिर उसके बाद है फेयरनेस एंड इंक्लूजन। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी यूजर्स हैं ना, वो सारे के सारे यूजर्स जो है ना इसको एक्सेस कर सके। ये ना हो कि सिर्फ हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बनाई है या किसी एक खास रेशियल ग्रुप के लिए हमने बनाई है, बाकी रेस के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। फिर उसके बाद ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए क्लाइंट से जो भी उस प्रोजेक्ट के रिस्क है, कास्ट है या फिर उसका स्कोप है। आई होप सो आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे। शुक्रिया।